नमस्कार, आप सभी का मोस्ट वेलकम है अपने इस यूट्यूब चैनल श्री ऑनलाइन स्टडी पर। तो जैसा कि फिज़िक्स की क्लास में हम लोगों ने 2 चैप्टर क्लियर कर लिए हैं और आज का ये तीसरा चैप्टर रहेगा जो है जिसका नाम है प्रेशर दाब। इसमें हम लोग दाब के बारे में, इसके अलावा और बहुत सारे फैक्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। तो आपको ये हमारा प्रयास कैसा लग रहा है, वीडियो को लाइक के माध्यम से बताइएगा और कोई क्वेरी होगी तो कमेंट बॉक्स में बताइएगा। और ये चैनल आप दोस्तों के साथ शेयर करिए ताकि उनको भी अधिक से अधिक लाभ मिल सके। चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। तो दाब क्या होता है, प्रेशर क्या होता है। दाब की अगर हम बात करें तो दाब जो है, जैसे ये बोर्ड है, मैं इसको ऐसे बल लगा रहा हूँ तो ये इसका एरिया है, ये क्या है, बोर्ड का क्षेत्रफल है और इस पर हम एक बल लगा रहे हैं तो यही बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल दाब कहलाता है। ठीक है, तो देखिए दाब क्या होगा भाई, दाब होता है इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल। इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है, प्रेशर कहलाता है। ठीक है, इकाई क्षेत्रफल पर लगने वाला बल क्या कहलाता है, दाब कहलाता है। दाब बराबर क्या हो जाएगा भाई, इकाई क्षेत्रफल, यूनिट क्षेत्रफल पर, यूनिट एरिया पर लगने वाला बल क्या कहलाएगा, दाब कहलाएगा। क्लियर। यहाँ से अगर हम और देखें तो P बराबर F और क्षेत्रफल को A से डिनोट करते हैं तो P बराबर F/A। अगर इसका हम मात्रक देखें दाब का तो क्या हो जाएगा इसका मात्रक, भाई ज़रा बताइए हमको। बल का मात्रक न्यूटन और क्षेत्रफल का मात्रक वर्ग मीटर, तो हो जाएगा न्यूटन प्रति वर्ग मीटर, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। क्लियर हुई बातें, न्यूटन प्रति वर्ग मीटर। ये दाब कैसी राशि है, तो दाब जो है ये अदिश राशि है। दाब कैसी राशि है भाई, अदिश राशि है, स्केलर क्वांटिटी है। क्लियर हुई बात। ऐसा इसलिए मैं बोल रहा हूँ क्योंकि अगर मान लीजिए एक आप डिब्बा लेते हैं और इसमें पानी भरते हैं और चारों तरफ छेद करते हैं, आगे पीछे और इधर की तरफ, तो ये पानी जो है ये सभी दिशाओं में बराबर दूरी तक गिरेगा। इसका मतलब ये जो प्रेशर काम कर रहा है ये सभी दिशाओं में काम कर रहा है, कोई फिक्स दिशा में काम नहीं कर रहा है। इसका मतलब दाब कैसी राशि है, तो दाब जो है ये अदिश राशि है। क्लियर हुई बात। चलो आगे हम बढ़ते हैं। तो दाब को मापने के लिए कुछ व्यवहार में उपकरण यूज किए जाते हैं जिनको हम जानते हैं। जैसे पहला है बैरोमीटर। बैरोमीटर के बारे में हम भी डिटेल में पढ़ेंगे, बहुत ज़्यादा डिटेल में पढ़ेंगे। यहाँ मैं केवल एक स्ट्रक्चर के माध्यम से बैरोमीटर आपको बता रहा हूँ कि ये यूज़ क्यों किया जाता है। ठीक है, तो ये बैरोमीटर जो होता है ये वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए, एटमॉस्फेरिक प्रेशर को मापने के लिए ये यूज किया जाता है। इसमें ये सब क्या भरा है, तो ये पारा भरा हुआ है। क्या भरा हुआ है, पारा। इसमें एक उल्टी नली लगा दी गई है और इस नली के अंदर ये स्केल लगा दिया गया है। इस नली के अंदर ये क्या लगा दिया गया है, स्केल लगा दिया गया है। ठीक है, जब इसको खुले आसमान के नीचे रखते हैं तो वायुमंडल में उपस्थित जो गैसें हैं वो इस पर प्रेशर डालती हैं, इस पारे पर प्रेशर डालती हैं, तो ये पारा इस नली में जो है चढ़ जाता है। कितनी ऊंचाई तक चढ़ जाता है, तो स्केल में देखने पे पता चलता है कि ये 76 सेंटीमीटर तक पहुंच गया। ठीक है, तो इसी को कहा जाता है एक वायुमंडलीय दाब, एक एटमॉस्फेरिक प्रेशर। एक वायुमंडलीय दाब ये जो बराबर होता है ये 76 सेंटीमीटर पारे के बराबर होता है। क्लियर हुई बात। तो यहाँ से सवाल क्या क्या बनते हैं कि एक वायुमंडलीय दाब का मान क्या होगा, तो एक वायुमंडलीय दाब का मान होता है 76 सेंटीमीटर पारा। बैरोमीटर किस लिए यूज किया जाता है, तो बैरोमीटर जो है ये वायुमंडलीय दाब को मापने के लिए यूज किया जाता है। बैरोमीटर में लिक्विड कौन सा भरा होता है, तो पारा भरा होता है। ठीक है ना, क्या भरा होता है, पारा भरा होता है।
अगला है मैनोमीटर। मैनोमीटर का यूज़ क्या है या मोनोमीटर का यूज़ क्या है? तो ये मोनोमीटर जो होता है ये गैसों का प्रेशर मापने के लिए, किसी सिलेंडर में गैस भरी हुई है उसके प्रेशर को मापने के लिए मैनोमीटर का यूज़ किया जाता है। तो ये मोनोमीटर में भी क्या भरा होता है ये, तो इसमें भी पारा भरा होता है। जब इस गैस की पाइप को यहाँ से जोड़ा जाता है तो ये पाइप जो है, ये स्केल है, ये पाइप ना इस पारे को कंप्रेस्ड करती है और ये पारा जो है ये स्केल पे बताता है कि हम कितनी ऊंचाई तक यहाँ से पहुँच गए हैं। ठीक है ना। तो जितनी ऊंचाई तक ये पहुँचता है उसी के आधार पर उस सिलेंडर का प्रेशर माप लिया जाता है कि हाँ इस सिलेंडर में जो गैसेस हैं वो कितना प्रेशर रिलीज़ कर रही हैं। ठीक है। तो इसमें भी क्या भरा होता है? पारा भरा होता है। अगला होता है स्फेग्मोमैनोमीटर। ये मैनोमीटर क्या किसके लिए यूज़ किया जाता है? तो गैसियस प्रेशर के लिए, गैसीय दाब मापने के लिए, गैसों का दाब मापने के लिए यूज किया जाता है। इसको भी आप ध्यान दोगे। स्फेग्मोमैनोमीटर किस लिए यूज़ किया जाता है? तो ये जो है रक्त दाब, ब्लड प्रेशर मापने के लिए यूज़ किया जाता है। इसको भी आप ध्यान रखोगे। ठीक है। अगला इसमें क्वेश्चन क्या बनेगा कि इस स्फेग्मोमैनोमीटर में क्या भरा होता है? तो इसमें भी भरा होता है पारा। तो यहाँ से एक बात आप देख पा रहे हो कि तीनों स्केल में जो है, तीनों मीटर में जो है क्या भरा होगा? पारा भरा होता है। इस बात को याद रखिएगा, ये सवाल पूछा जाता है। ठीक है। अब इससे ब्लड प्रेशर कैसे मापते हैं? तो डॉक्टर क्या करता है, यहाँ आर्म पे जो है ये बांध देता है। ये ऐसे बांधने के लिए बना होता है। इसको बांधने के बाद यहाँ से डॉक्टर प्रेशर को भरता है। जब प्रेशर भरता है तो ये जो है इस नली में पारा चढ़ जाता है। ठीक है ना। तो इसके बाद जो है वो स्टेथोस्कोप लगा के उस प्रेशर को चेक करता है तो बताता है कि हाँ आपका ब्लड प्रेशर इतना है। ठीक है। तो ये स्फेग्मोमैनोमीटर है, ये बीपी मापने के लिए, ब्लड प्रेशर मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है भाई, क्लियर हुई बातें? तो ये 3 प्रकार के मीटर जिनमें पारा भरा होता है, यहाँ से सवाल आए दिन पूछा जाता है। ठीक। अब देखिए वर्तमान में जो है अलग अलग गैसेस में ये मैनोमीटर लगाना संभव नहीं होता पारे वाला, तो इसमें नॉर्मल मैनोमीटर लगा दिया जाता है। किस तरीके से? तो देखिए जैसे मान लीजिए ये कोई टंकी है जिसमें गैस भरी हुई है। हम लोग जब जाते हैं टायर में हवा भरवाने तो टंकी के माध्यम से हवा भरता है हमारे टायर में, तो वहाँ टंकी के ऊपर एक ऐसे घड़ी नुमा स्ट्रक्चर लगा रहता है। वो घड़ी नुमा स्ट्रक्चर वो प्रेशर बताता है कि कितना प्रेशर है इस टंकी के अंदर गैसों का। या आप लोगों ने ऑक्सीजन सिलेंडर देखा होगा। ऑक्सीजन सिलेंडर में भी जो है जैसे सिलेंडर ऐसे है तो यहाँ पर भी जो है यहाँ ऊपर एक ऐसे घड़ी लगी होती है और ये घड़ी ये बताती है कि इस सिलेंडर में ऑक्सीजन का प्रेशर कितना है। तो किसी भी सिलेंडर में जो है प्रेशर को मापने के लिए जो है यहाँ पर ये जो लगा होता है इसको भी मैनोमीटर के नाम से ही जानते हैं। मैनोमीटर या मोनोमीटर के नाम से ही जानते हैं। ये इस टंकी में कितना प्रेशर भरा हुआ इस प्रेशर को मापने के लिए यूज़ किया जाता है। क्लियर हुई बातें? चलो अब हम बात करते हैं दाब को मापने की इकाई के लिए। तो दाब को मापने की जो इकाई होती है वो क्या होती है? न्यूटन प्रति वर्ग मीटर होती है। इसकी अन्य इकाई भी होती है जिसको हम बोलते हैं पास्कल। ठीक है ना। अन्य इकाई भी होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? पास्कल। तो इसी न्यूटन प्रति वर्ग मीटर को ही क्या कहा जाता है? पास्कल कहा जाता है। ठीक है। चलो भाई, ये आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। अब हम आगे बढ़ते हैं। ठीक है। आगे इसमें देखिएगा जो है कि ये जो है दाब किन किन चीज़ों पर किस प्रकार से काम करता है। ठीक है। तो दाब हमारे जो दैनिक जीवन में यहाँ से सवाल बनते हैं या जानने ज़रूरी होते हैं वो कौन कौन से हैं? तो देखिए भाई ये दाब जो होता है ये 2 प्रकार से क्वेश्चन बनाता है हमारे एग्ज़ाम में। ठीक है। कौन कौन से क्वेश्चन बनाएगा? तो पहला क्वेश्चन तो ये बनाता है कि गैसों में दाब क्या होगा और दूसरा प्रेशर बनाता है कि लिक्विड में प्रेशर क्या होगा। तो देखिए पहला है गैसों का दाब और दूसरा है द्रव दाब।
चीज़ों को यहाँ से अच्छे से समझते चलिएगा, चूँकि यहीं से सवाल बनते हैं और इसका एक मोटा मोटा लॉजिक है, वही लॉजिक आप जाने रहिए, क्वेश्चन आपके गलत नहीं होंगे। ठीक है, तो ये गैसीय दाब किस में उत्पन्न होगा? गैसों में उत्पन्न होगा। ठीक है ना, गैसों में उत्पन्न होगा और इसको मापने के लिए मोनोमीटर या बैरोमीटर का यूज किया जाता है। ये है बैरोमीटर। बैरोमीटर या जो है मोनोमीटर का यूज गैसेस के प्रेशर को मापने के लिए यूज किया जाता है। ठीक है, तो देखिएगा भाई कि जैसे मान लीजिए ये पृथ्वी है, ये पृथ्वी है, पृथ्वी के चारों ओर यहाँ पर जो है, पृथ्वी के चारों ओर क्या है भाई? तो पृथ्वी के चारों ओर वायुमंडल है। इस वायुमंडल में गैसेस भरी हुई हैं, वायुमंडल में गैसें भरी हुई हैं और इनको मापने के लिए हम क्या यूज करते हैं? तो इनको मापने के लिए हम यूज करते हैं बैरोमीटर का, बैरोमीटर का यूज करते हैं। ठीक है, ये बैरोमीटर क्या मापता है? वायुमंडलीय दाब मापता है, इसको ध्यान रखिएगा। ठीक है, अब होगा क्या कि यहाँ पृथ्वी के निचले सतह पर यहाँ गैसों की डेंसिटी ज़्यादा होगी, यहाँ गैसों का घनत्व क्या होगा? ज़्यादा होगा। गैसों की डेंसिटी ज़्यादा होने से, गैसों का घनत्व अधिक होने से यहाँ पृथ्वी के निकट वाली जो वायुमंडलीय लेयर होती है इसमें प्रेशर ज़्यादा होता है। लेकिन अगर हम ऊंचाई पर बढ़ते जाते हैं तो ऊंचाई बढ़ने से, ध्यान दीजिएगा इसको, ऊंचाई बढ़ने से वायुमंडलीय दाब घटता है, वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है, ऊंचाई बढ़ने से जो है वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटेगा। क्यों? क्योंकि पृथ्वी के निकट की जो लेयर होती है इसमें गैसों की डेंसिटी ज़्यादा होती है, ज़्यादा प्रेशर क्रिएट करती हैं। लेकिन जैसे जैसे हम ऊंचाई पर बढ़ेंगे गैसों का प्रेशर कम होगा और वायुमंडलीय दाब क्या होगा? घटता चला जाएगा। ठीक है, यही कारण है कि यहाँ पर जो है कोई गुब्बारा अगर इस आकार में है, छोटे आकार में है, वो उड़ता हुआ ऊपर की परत में जाएगा, ऊपर की वायुमंडलीय परत में जाएगा, यहाँ पर जाएगा तो उसके आकार में बढ़ोतरी होगी और फट जाएगा। ठीक, तो हवा से भरा हुआ गुब्बारा ऊंचाई पर जाकर फट जाता है। क्यों? क्योंकि ऊंचाई पर जाने से वायुमंडलीय दाब घटता है। वायुमंडलीय दाब घटेगा तो गुब्बारे के अंदर जो गैसें हैं ना, वो गुब्बारे को इतना फैला देंगे गुब्बारा फट जाएगा। ठीक, आई बात समझ में? चलिए, यहाँ हम अगर बात करें द्रव दाब की, अगर बात करें तो द्रव दाब आप लोगों ने देखा ही होगा कि एक डिब्बा, सपोज करिए एक डिब्बा है और इसमें पानी भरा हुआ है, पानी भरा हुआ है। ठीक है, पानी भरा हुआ है। अब यहाँ पर एक पेंदी के पास अगर छेद आप करोगे तो पानी दूर तक गिरेगा और यहाँ जो है जहाँ तक इस पानी का तल है, इसी तल के थोड़ा सा नीचे छेद करोगे तो पानी कम दूरी तक गिरेगा। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है कि अगर यहाँ से गहराई बढ़ रही है, यहाँ से पानी की गहराई बढ़ रही है तो इसका मतलब प्रेशर अधिक बढ़ रहा है कि नहीं भाई? ये गैसें, ये पानी दबाव डाल रहा है, इस बर्तन पर दबाव डाल रहा है, जिस वजह से ये पानी दूर तक पहुँच रहा है कि नहीं है? तो इसका मतलब क्या है यहाँ पर कि यहाँ गहराई या ऊंचाई बढ़ने पर, गहराई या ऊंचाई बढ़ने पर द्रव दाब क्या होता है? बढ़ता है। द्रव दाब क्या होता है? बढ़ता है। इसीलिए जो गोताखोर लोग जाते हैं ना, वो मेटल की कवच पहन के जाते हैं, क्योंकि पानी के अंदर जो है ऊपर से पानी इतना ज़्यादा प्रेशर डालेगा कि नॉर्मल अगर हम लोग जाएंगे तो कहानी ख़त्म हो जाएगी वहीं पर, है कि नहीं है? तो इसीलिए जो है मेटल की कवच पहनकर वहाँ पर हम लोग जाते हैं। ठीक, तो दो बातें आपको समझ में आ चुकी यहाँ से कि द्रव दाब ये गहराई या ऊंचाई बढ़ने से बढ़ता है। द्रव दाब लिक्विड, सभी प्रकार के लिक्विड में उत्पन्न होता है, ये तो जानते ही हैं आप। तो यहाँ से याद रखिएगा कि गहराई या ऊंचाई बढ़ने पर जो है द्रव दाब क्या होता है? बढ़ता है। लेकिन यहाँ पृथ्वी की सतह से ऊपर जाने पर, ऊंचाई पर जाने पर जो है वायुमंडलीय दाब घटता है। ठीक है ना? तो ये दोनों का एक लॉजिक है, इसके आधार पर बहुत सारे सवाल हमारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछे जाते हैं। इनके बारे में हम कल बात करेंगे थोड़ा सा कि कौन कौन सी घटनाएं इन पर आधारित हैं। ठीक है ना? नहीं तो चलिए बात कर ही लेते हैं, है ना? समय थोड़ा सा है, बात कर लेते हैं कौन कौन सी घटनाएं इस पर आधारित हैं। तो देखिएगा, मैं लिखता हुआ चल रहा हूँ यहाँ पर
कि हवा से भरा गुब्बारा ऊंचाई पर जाकर फट जाता है। हवा से या हाइड्रोजन से भरा गुब्बारा ऊंचाई पर जाकर फट जाता है, ऊंचाई पर जाकर फट जाता है। ठीक है। दूसरा, वायुयान से यात्रा करते समय पेन से स्याही बाहर आ जाती है या व्यक्ति की नाक से खून आ जाता है। जिनका बीपी वगैरह हाई होता है ना, जब ऊंचाई पर कोई जहाज़ उड़ रहा होता है, उस जहाज़ के अंदर प्रेशर क्या होता है, पृथ्वी की अपेक्षा वहाँ प्रेशर क्या होता है, कम हो जाता है। इसलिए ब्लड प्रेशर इतना ज़्यादा हो जाता है कि नाक वगैरह से क्या होता है, ब्लड आ जाता है। ठीक है। तो वायुयान से यात्रा करते समय, वायुयान से यात्रा करते समय व्यक्ति की नाक से खून आ जाता है। सबके नहीं आता, जिनका बीपी हाई होता है उनको ज़्यादा दिक्कतें होती हैं। व्यक्ति की नाक से खून आ जाता है। ठीक। एक अगला कौन सा पूछा जाता है भाई, कि पर्वतीय क्षेत्रों में भोजन देर से पकता है। पर्वतीय क्षेत्रों में भोजन देर से पकता है, इसीलिए प्रेशर कुकर का आविष्कार किया गया ताकि ये समस्या ना आए। ठीक है ना। भोजन देर से पकता है। इसका रीज़न ये है कि अगर भगोने में आप चावल बना रहे हैं उत्तर प्रदेश में, और उसी भगोने को लेकर जाकर आप जम्मू कश्मीर में चावल बना रहे हैं, तो जम्मू कश्मीर ऊंचाई पर है, वहाँ वायुमंडलीय दाब घटेगा। उत्तर प्रदेश में अगर आप पका रहे हो तो यहाँ वायुमंडलीय दाब अधिक है। तो वायुमंडलीय दाब अधिक होने से मान लीजिए पानी यहाँ 100 डिग्री सेल्सियस पर उबल रहा है, लेकिन जब जम्मू कश्मीर में वही भगोना लेकर आप पकाने जाओगे खाना, तो पता लगेगा वहाँ पानी 80 डिग्री सेल्सियस पर उबलेगा। तो क्या होगा, भगोने में से सारा पानी उबल कर उड़ जाएगा, चावल वैसे का वैसा रह जाएगा। ठीक है ना। तो इसीलिए पर्वतीय क्षेत्रों में जो है भोजन देर से पकता है। तो बहरहाल अब ये समस्या नहीं रह गई है। इसके लिए प्रेशर कुकर है, चाहे आप यहाँ पकाइए, चाहे जम्मू कश्मीर में पकाइए, चाहे हिमालय पर्वत पर पकाइए, कोई दिक्कत नहीं। ठीक है। आई बात समझ में। तो ये हमारे एग्ज़ाम में सवाल बनते हैं, ये 3 घटनाएं। इसमें क्या होता है, इसमें देखिए घटना क्या क्या होगी। इसमें द्रव दाब पर आधारित घटना कौन सी होगी, तो इसमें पहली घटना कौन सी होगी इस द्रव दाब पर आधारित। इसमें पहली घटना ये पूछी जाती है कि ये जो बांध होता है, जो डैम बनाए जाते हैं, ये डैम के दीवारें नीचे की तरफ चौड़ी क्यों बना दी जाती हैं भाई। डैम की जो दीवारें होती हैं ये चौड़ी क्यों बना दी जाती हैं। ठीक है ना। जैसे यहाँ पानी भरा हुआ डैम का, तो ये प्रेशर लगाएगा नीचे की तरफ। ठीक है ना। क्यों, क्योंकि गहराई बढ़ने से द्रवदाब बढ़ता है। ठीक। तो ये बांध के नीचे की दीवारें चौड़ी बनाई जाती हैं, बांध के नीचे की दीवारें चौड़ी बनाई जाती हैं, चौड़ी बनाई जाती हैं। क्लियर हुई बात। बांध के नीचे की दीवारें चौड़ी बनाई जाती हैं क्योंकि ऊंचाई बढ़ने से द्रवदाब बढ़ता है, और चौड़ी नहीं रहेगी तो ये जो है नीचे से क्या करेगा, तोड़ देगा दीवार को। ठीक। तो आई होप ये चीज़ें आपको समझ में आ चुकी होंगी। इसको आप अच्छे से देखिएगा और इनके एग्जाम्पल्स को याद करने का प्रयास करिएगा। ठीक। ओके, थैंक यू सभी को।